वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में 11th की क्लास जो चली थी वो समझ में आया था? अगर आया था तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अब जो हम क्लास चलाएंगे, मतलब जो हमारा टॉपिक होगा इस बार, ये हमारी क्लास चलेगी 11th की। और उसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो मॉडल पढ़ेंगे, मतलब रदरफोर्ड की, या फिर आप बोल लो कि कैनाल किरणें की खोज कहाँ से हुई, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या आया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। देखो 9th में ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। डेप्थ का मतलब क्या है कि कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट इसमें ऐड हो जाएंगे, बाकी सिमिलर रहेगा उसी तरह जो 9th में आपने पढ़ा बिल्कुल उसी तरह रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? कैनाल किरणें की। एनोड, या फिर हेडिंग बनाना, एनोड किरणों की खोज। एनोड किरणों की खोज। अब जरा ध्यान से सुनो, एनोड का मतलब क्या था? ध्यान से सुनो पहले कि एनोड किरणों की खोज कैसे हुई। एनोड किरणों की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले कौन किए थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट यूगेन गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया था? थॉमसन थॉमसन मॉडल, थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसी को उन्होंने क्या कहा था? दोहराया था। उसमें उन्होंने क्या किया था? जो चीजें वहां पे विलियम क्रूक्स ने सेटअप करके दिया था, विसर्जन नली ली थी, उन्होंने क्या किया? एक विसर्जन नली लिया था और उसमें कम दाब दिए, गैसों का कम दाब दिया और हाई वोल्टेज दिया, मतलब उच्च क्या दिया था? विद्युत धारा प्रवाहित किया। हाई वोल्टेज में विद्युत धारा प्रवाहित किया। इन्होंने देखा, एक चीज याद कर लेना कि इसमें इन्होंने क्या लिया था? कैनाल छिद्र, मतलब इसमें बोल सकते हो कैथोड छिद्र भी लिया था। कैथोड छिद्र का मतलब ये है कि जो कैथोड की किरणें जहां से निकलती हो, जब इन्होंने देखा कि जब उन्होंने उसको धारा प्रवाहित किया तो एनोड से कुछ किरणें क्या हो रही थी? निकल के जा रही थी। किधर की तरफ जा रही थी? कैथोड की तरफ जा रही थी। और कैथोड की तरफ जाके उसके पीछे वाली जो कांच की नली थी ना, जो विसर्जन नली थी, उस पे क्या कर रही थी वो लोग? दीप्ति, मतलब कि उसमें एक प्रकाश चमक रहा था और वो कैसा था? लाल कलर का चमक रहा था। उसमें क्या था? ग्रीन ग्लो आ रहा था। इसमें कैसा आ रहा था? रेड ग्लो आ रहा था। वो चमक रहा था। ये बात समझ में आ रही है ना कि इसमें क्या हो रहा था? तो आप बड़े सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हो कि उन्होंने क्या किया था? एक विसर्जन नली ली थी, ठीक जैसे पिछली बार लिया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज में, विसर्जन नली ली थी। फिर उस नलिका का क्या किया था उन्होंने? बेटा संशोधन किया, ठीक। छिद्र युक्त कैथोड उसमें प्रयोग किए थे और गैसों का अत्यंत कम दाब रखा था। क्या रखा था? गैसों का अत्यंत कम दाब रखा था और हाई वोल्टेज उसको दिया था। कैथोड के जो पीछे की कांच थी, कैथोड जो लगी थी जहां पे, जो पीछे वाला कांच था उस पे क्या हो रही थी? एक दीप्ति उत्पन्न हो रही थी, मतलब एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा था जो चमक रहा था। किस कलर का चमक रहा था? रेड कलर का वो चमक रहा था, ठीक। फिर उसके बाद जो गोल्डस्टीन थे, साइंटिस्ट थे, उससे वो निष्कर्ष निकाले कि इस प्रकार की जो किरण पुंज, मतलब लाइट ऑफ बीम, यहाँ पे प्रकाश किरण की बात हो रही है, किरण की पुंज के कारण उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि वहां पे बहुत सारे किरणें जा रही है, तभी तो वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा था, मतलब किरण जा रही थी वहां पे, तो उसी को उन्होंने क्या कहा कि वो प्रकाश उत्पन्न कर रही थी और वो लाइट ऑफ बीम जा रही थी, मतलब वो बहुत सारी पुंज के रूप में जा रही थी, है ना। ये लाइट ऑफ बीम उसको कहते हैं। फिर उन्होंने बताया जो कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड की ओर जा रही थी, तो उन्होंने क्या कहा? इस किरणों को कैनाल किरणें कहा। कैथोड की ओर जा रही थी तो उसको उन्होंने क्या कहा? कि वो कैनाल किरणें हैं, ठीक। फिर उसी के अध्ययन को, और ये किरणें क्या थी? कैनाल किरणें जो थी वो धन आवेशित कणों से मिलके बनी थी। वो कैसी थी? धन आवेशित कणों से मिलके बनी थी, जिन्हें उन्होंने क्या कहा? प्रोटॉन कहा था। बाद में अध्ययन के पश्चात थॉमसन ने उन्हें क्या कहा? धन किरणों का नाम दिया था। जब बाद में उसका अध्ययन किए गए तो थॉमसन ने उन्हें क्या कहा? धन किरणें कहा था। लेकिन प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने, जिसको उन्होंने क्या कहा था? कैनाल किरणें कही थी। क्या कही थी? कैनाल किरणें। जो आपको समझ में आ रहा था, देखो जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं ना, तो उसको लिखने से बेहतर है कि आप समझो, समझ में आ जाएगा। समझने के लिए क्या किया था कि जो तुमने पहले देखा था सेटअप, क्रूक्स ने जो बनाया था, उसी तरह का एक सेटअप तैयार किया गया था और विसर्जन नली ली गई थी, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज में लिया गया था। उसमें भी अत्यंत गैसों का अत्यंत कम दाब था, लेकिन वोल्टेज बहुत
ज्यादा था, विद्युत प्रवाह उसमें किए, जैसे ही विद्युत प्रवाह कर रहे थे तो यहाँ से एनोड की तरफ से किरणें निकल रही थी, एनोड की तरफ से किरणें निकल रही थी, वो किधर जा रही थी, कैनाल छिद्रों की तरफ जा रही थी, मतलब जहाँ पे कैथोड छिद्र लगे हुए थे वहां पे जा रही थी, और बीम ऑफ लाइट की तरह जा रही थी, मतलब किरण पुंज के रूप में जा रही थी, गुच्छों के रूप में जा रही थी। और जैसे वो जा रही थी कैथोड के पीछे वाली कांच की दीवार पे वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब वो क्या कर रहा था, चमक रहा था, और उसका कलर कैसा था, रेड कलर का था। ठीक, तो इससे ये अध्ययन हुआ कि अच्छा जो एनोड की तरफ से निकल रही है वो तो पॉजिटिव होंगी, क्यों, क्योंकि वो तो निगेटिव की तरफ जा रही थी, कैथोड पे हमारा इलेक्ट्रॉन था, है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था जो पॉजिटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव निकल के किधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इन्हीं दोनों के मध्य में जो किरणें जा रही थी उसको उन्होंने क्या कहा था, कैनाल किरणें कहा था, क्या कहा गया, कैनाल किरणें। तो इसके बारे में लिख लो। एनोड किरणों की खोज में क्या हुआ, 1886 में गोल्डस्टीन ने एक छिद्रित कैथोड का उपयोग करके डिस्चार्ज को संशोधित किया। मतलब ये है कि यहाँ पे गोल्डस्टीन ने क्या किया था, जो पहले का सेटअप था बिल्कुल वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये क्या है आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, उसको संशोधित के एनालाइज किया, उसको देखा कि क्या हो रहा है इसमें। तो इनमें क्या बताया गया कि कम दाब करने पर उन्होंने एक नई प्रकार की चमकदार किरणें को कैथोड के छिद्रों या छिद्रों से गुजरते हुए और कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में जाते हुए देखा। मतलब इन्होंने एक बात बताई कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे कम दाब पे रख रहे हैं, गैस को जब कम दाब पे रख रहे हैं और उच्च वोल्ट प्रवाहित कर रहे हैं, तो जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक नई प्रकार की किरण निकल रही है जो कि क्या हो रही है, कैथोड के विपरीत दिशा में चल रही है, जो कि कैथोड के विपरीत दिशा में उल्टे तरफ चल रहा था। ठीक, तो यहाँ से धनात्मक मतलब इधर से पॉजिटिव चार्ज निकल जा रहे थे, ठीक, इस पे जा रहे थे, और ये कौन है, कैथोड छिद्रित है, मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे कैसे हैं, होल्स हैं। ठीक, फिर यहीं से क्या हो रहा था, विपरीत दिशा में चलते हुए देखा इन किरणों के धनात्मक किरण या एनोड किरण या कैनाल किरणों का नाम दिया, इन्हीं किरणों को क्या किया, एनोड या कैनाल किरणों का नाम दिया। और ये मैंने बताया था कि वो कैथोड के कांच के पीछे वाली दीवार पे वो लोग क्या कर रहे थे, रेड, है ना, लाल कलर का वो क्या कर रहा था, चमक था, कैसा था, लाल चमक। समझ में बात आ रही है ना, ये लाल चमक था, बिल्कुल जैसा पहले था उसी तरह ये एनोड किरणें एनोड से नहीं बल्कि एनोड और कैथोड के बीच के स्थान से उत्सर्जित हो रही थी। मतलब ये बोला जा रहा है कि एनोड किरणें जो थी ना ये केवल इस पे उत्सर्जित नहीं हो रही थी, जब वो जा रही थी तो इस कैथोड वाले छिद्र से गुजर रही थी, इन दोनों के बीच से वो निकल रही थी, क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच से वो किरणें निकल रही थी, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे से निकल रही थी। और यही क्या कर रही थी, जब दीवार से टकराती थी तो लाल चमक उसमें से निकलता था। ये क्या था, एनोड किरणों की खोज में था, क्या था, एनोड किरणों की खोज में था। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एनोड किरणों की गुण क्या होते हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि धन या कैनाल किरणों की, हो सकता है आपसे पूछ ले कैनाल किरणों की खोज, या फिर ये बोल दे कि कैनाल किरणों की गुण क्या है, तो ये गुण बिल्कुल उसी तरह है जैसे ये क्या हो रही थी, कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चल रही थी, लेकिन ये सीधी रेखा में चल रही थी, ये क्या हो रही थी बेटा, सीधी रेखा में चल रही थी, जैसे क्या हो रहा था तुम्हारा कैथोड किरणें चल रही थी, बिल्कुल उसी तरह है, ये किरणें क्या हो रही थी, सीधी रेखा में चल रही थी, लेकिन क्या हो रही थी, कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती थी। धन किरणें जो होती थी क्या होती थी, धन किरणें कैथोड किरणों की भांति सूक्ष्म कणों से बनी होती थी। मतलब ये जो धन किरण निकल रही है जैसे कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से मिलके बना था, उसी तरह ये भी क्या हो रही थी, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद ये बोला जा रहा है कि इनकी क्या हो रही थी, धातु की जो पतली परत थी इनकी भेदने की क्षमता क्या हो रही थी, कैनाल किरणों से कम थी, लेकिन ये आर पार भेद कर निकल जा रही थी। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर ये किरणें को जब पास करवाया जाता था कोई भी मेटल हो उसकी पतली परत से, तो वो भेद देती थी, मतलब आर पार उसको पेनिट्रेट करके निकल जाती थी। लेकिन
इसमें क्या बोला जा रहा है कि कैथोड किरणों से इनकी भेदने की क्षमता कम थी। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कैथोड किरणें थोड़ा ज्यादा भेदेगा तो ये थोड़ा सा कम भेजेगा, ठीक, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। और ये क्या करेंगी, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती थी। ये क्या कर देती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, मतलब उसमें क्या कर देती है, उसको प्रभाव उस पर डाल देती हैं। इनका द्रव्यमान विसर्जन नली में ली गई। बोला जा रहा है कि इस किरण का जो द्रव्यमान है विसर्जन नली में जो गैसेस ली जा रही हैं उन गैसों के बराबर है, उनके परमाणुओं के बराबर है। बोला जा रहा है कि इसमें से जो किरणें निकल रही हैं और इसमें जो विसर्जन नली में जो गैसें आपने लिए हैं इनके परमाणु के कण आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। इसके बारे में लिख लेते हैं कि कैनाल किरणों के गुण क्या है। अब देखिए एनोड को हम लोग क्या कहते हैं, धन या कैनाल किरणें के गुण क्या थे। ये किरणें लागू विद्युत क्षेत्र, मतलब आप जब इसको क्या कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र दे रहे थे, करंट इसमें क्या कर रहे थे, दे रहे थे, तो क्या हो रही थी, नकारात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती थी। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नकारात्मक का क्या मतलब, निगेटिव जो चार्ज वाले प्लेट है उसकी ओर वो मुड़ जाती थी, विक्षेपित मतलब झुक जाती थी, ठीक। इसका मतलब यह है कि ये धनावेशित कण है, बिल्कुल उसी तरह कैनाल किरणों में जो बिल्कुल कैथोड किरणों की तरह। कैथोड क्या था, वो क्या हो रही थी, धनावेशित कणों की तरह विक्षेपित हो जाती थी। इसका मतलब ये हो रहा था कि वो क्या है, निगेटिव चार्ज वाले हैं। इसमें भी वही चीजें हैं कि ये निगेटिव प्लेट की ओर झुक जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, धनावेशित कण हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। एनोड किरणों का गुण गैसों की प्रकृति, ठीक, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इनके गुण कैसे होंगे, ये कैसे निर्भर करता है, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और इनमें यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। कैसे चलेंगी, सीधी रेखा में चलेंगी और इनमें यांत्रिक ऊर्जा भी पाई जाती है। आप ये भी लिख सकते हो, ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित, ठीक, करती हैं और इनकी क्या होती है, इनकी भेदने की क्षमता क्या होती है, कैथोड किरणों से कम होती है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये किरणें क्या होती हैं, धातु की प्लेट को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। ये भी बोल सकते हो। फिर इसमें ये भी बोल सकते हो कि ये जो किरणें हैं इस विसर्जन नली में जो आप गैस ले रहे हैं उनके परमाणुओं के बराबर होती हैं। क्या होती हैं, इनके परमाणुओं के बराबर होती हैं, क्या, उनका द्रव्यमान मतलब उनका भार। इसमें आप बोल सकते हो कि विसर्जन नली में जो गैस ले रहे हो जितना उसका भार है उतना ही भार क्या हो रहा है, इन धन किरणों का भी भार हो रहा है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन हेडिंग बनाना, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज, कमेंट में जल्दी से बताओ। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, उदासीन होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जो अभी देखा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने किया था। यहाँ पे 1932 में 1932 में चैडविक ने एक प्रतिक्रिया में एक उत्पादन प्रमाण दिया था, प्रतिक्रिया किया था एक, उन्होंने प्रमाण दिया था कि बेरिलियम, ठीक, बेरिलियम एक धातु है और उस पे अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की जाए, मतलब बौछार की जाए। अल्फा कण कौन होते हैं, हीलियम के जो कण होते हैं ना उन्हीं को कहा जाता है अल्फा किरण। क्या कहा जाता है, अल्फा किरण। तो इन्होंने ये बताया था कि आप क्या लीजिए कि बेरिलियम एक धातु ले लीजिए, ठीक, इसका क्या होता है, क्रमांक 4 होता है। क्रमांक कितना होता है, 4, और मास कितना होता है, 9, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि हीलियम ले लीजिए, इसका क्रमांक 2 होता है, मास कितना, 4 होता है, ठीक। फिर उसके बाद जब इन्होंने क्या करवाया, बम्बार्डिंग करवाई, क्या करवाया, बम्बार्डिंग करवाई, तो फिर इधर से कार्बन हुआ जिसका मास क्या निकला, 12, और यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जिसका क्या था इस पे कुछ भी नहीं था, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। यहीं से क्या हुआ था बेटा, न्यूट्रॉन की
खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, चैडविक ने 1932 में खोज की थी। न्यूट्रॉन आवेश आवेशहीन कण है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आवेशहीन कण है, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे लिख लो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, इसका कोई द्रव्यमान यहाँ पे बोल सकते हो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, प्रोटॉन के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज कहाँ से हुई थी? तो बेरिलियम धातु पे हम लोग क्या करवाए थे? अल्फा किरण की बम्बार्डिंग करवाए थे। अल्फा किरण कौन है? हीलियम से निकलती है। ठीक, यहाँ पे इतनी सारी बातें थी। न्यूट्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ना तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो हेडिंग बनाना थॉम्सन का परमाणु मॉडल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? थॉम्सन का परमाणु मॉडल, मतलब कि हम लोग परमाणु संरचना में जानेंगे। तो परमाणु संरचना जो हुआ था वो 1897 ईस्वी में कौन किया था? थॉम्सन ने अपने आधुनिक मॉडल में बताया था। वहीं से क्या हो गया था? परमाणुओं की खोज हो चुकी थी। क्या हो चुका था? परमाणुओं की खोज आरंभ की चुकी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। उसमें किसकी खोज हो गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, जिसके आधार पर यह निकाला गया कि जो परमाणुओं का कॉमन कंपोनेंट है, जो कॉमन कंपोनेंट है वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जहां से उसी के बाद से जो खोज हुई थी, बेकुरल नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। कौन आए थे? बेकुरल नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने रेडियो एक्टिविटा की खोज की। किसकी की? उसी समय रेडियो एक्टिविटा की खोज की, जिनके जिनकी सहायता से हम लोग क्या किए थे? जिसकी सहायता से परमाणु संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? बेकुरल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। और उसी के हेल्प से, मतलब उसी की मदद से हम लोग क्या किए थे? परमाणु संरचना में बहुत ज्यादा अध्ययन प्राप्त किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग थॉम्सन मॉडल में क्या पढ़ते हैं? थॉम्सन मॉडल में ये पढ़ा जाता है कि थॉम्सन के अनुसार थॉम्सन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। थॉम्सन ने यह बताया कि जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है? विद्युत उदासीन है। क्यों? क्योंकि उनमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। जब बराबर चार्जेस रहेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? पदार्थ उदासीन हो जाएगा। वो पदार्थ क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये बात किसने बताई थी? थॉम्सन ने बताया था। उन्होंने बताया कि समान मात्रा में धन आवेशित भी होना चाहिए। अगर वो उदासीन है तो उनमें समान मात्रा में ही क्या होनी चाहिए? धन उदासीन भी कण होने चाहिए। और इसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, इसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और इसी को क्रिसमस पुडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिसमस पुडिंग। इसमें बोला गया कि जिस तरीके से मान लीजिए कि कोई हमारा पदार्थ है। अब यहाँ पे तरबूज मॉडल का क्या मतलब था? बोला गया जैसे तरबूज लो, उसका जो बाहरी पूरा हिस्सा है ना, रेड रेड वाला, ठीक, रेड वाला जो हिस्सा है वो समझो कि पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या है? धन आवेशित कण है। वो पूरा का पूरा धन आवेशित कण है। और उसमें जो सीड है, जो ब्लैक ब्लैक सीड है, और वो धसे हुए हैं। वो क्या रहते हैं? धसे हुए रहते हैं। तुम देखे हो, जो वो धसे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन उसी में इम्बेडेड है, मतलब धसा हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या है? उसी में इम्बेडेड है। यही बात यही बात बताया गया था। थॉम्सन ने इतनी बातें बताई थी। ठीक, तो इसके बारे में लिखो। अब देखिए थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या था। यहाँ पे बोला जा रहा है 1998 में जे थॉम्सन ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था या प्रस्तावित किया, जो कमोसबेस बेस का बेर का हलवा या
किशमिश का हलवा जैसा दिखता था। ठीक, दो उन्होंने परमाणुओं को एक गोलाकार पिंड माना। उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है वो गोलाकार पिंड माना, जिसमें सकारात्मक चार्ज वाले मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले गोले में इलेक्ट्रॉनों को असमान रूप से वितरित कर दिया। मतलब असमान रूप से कहीं पे, है ना, जहां मन किया वहां पे इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और पॉजिटिव चार्ज तो था ही। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को संतुलित करता था इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, और आगे चल के इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं, या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, या फिर क्रिसमस पुडिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि इन्होंने ये बताया कि जो धन आवेशित गोला है, जो क्या है बेटा, धन आवेशित गोला है, जिसमें स्थान स्थान पर मतलब कहीं कहीं पर क्या रखे गए हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड किया गया हो, मतलब उसमें धसाया गया हो। परमाणुओं में जो धन है और जो ऋण है, मतलब जो हम लोग तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। इसमें से उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पर एक परमाणु है। ठीक, ये क्या है, एक परमाणु है, और ये जो परमाणु है इसमें क्या है, इसका जो बाहरी सिरा है, ये जो सरफेस है इसका, ये सब कैसे हैं, सकारात्मक है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि एक परमाणु है जो गोला है, और ये कैसा है, धन आवेशित, बोल सकते हो धनात्मक। ठीक, ये धनात्मक एक गोला है, और इसमें क्या है, इधर ऐसे ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और इसी में क्या है, निगेटिव, इसी में निगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। निगेटिव चार्ज इसी में क्या है, इम्बेडेड है, स्थान स्थान पर निगेटिव चार्ज भी है। और इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका धनात्मक या धनाविष्ट जो गोला है वो क्या है, उसमें धनात्मक कण और इलेक्ट्रॉन के कण जो निगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी को उन्होंने क्या कहा था, थॉमसन ने अपना परमाणु का मॉडल दिया। परमाणु का मॉडल दिया कि जो परमाणु है वो क्या है, एक धनात्मक गोला है। जो परमाणु है वो एक धनात्मक गोला है, और उस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, जगह जगह स्थान पर इम्बेडेड है, धसे हुए हैं। ठीक, और ये दोनों आपस में मिलके क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, संतुलित कर दे रहे हैं। इसी को तुम तरबूज मॉडल कहो, प्लम पुडिंग मॉडल कहो, क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहो, या कुछ भी कह सकते हो। ठीक, ये बड़ा आसान सा था, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। फिर उसके बाद इस मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, हेडिंग बनाना, इस मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक, इस मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसमें विशेषता ये था बेटा कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु का समान रूप से वितरित है। मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो पूरा हमारा परमाणु है इसका जो द्रव्यमान है वो समान रूप से सभी जगह वितरित है। तो यहाँ पे लिखना परमाणु का द्रव्यमान मतलब जानते हो ना, भार, पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित है। या फिर आप बोल सकते हो माना जाता है। ठीक, माना जाता है। अब इसकी विफलता क्या थी, मतलब कि इन्होंने क्या ऐसी चीजें थी जिसके बारे में बात नहीं की थी। देखो इनका जो मॉडल था, इन्हीं के मॉडल से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसलिए इसको पढ़ने में बहुत आसानी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे लिखना विफलता। इन्होंने ऐसा क्या नहीं बताया था जिसमें ये विफल हो गए थे। तो इनकी विफलता ये थी कि इस मॉडल में परमाणु के
समस्त क्या थी, जो सारी चीजें थी इनके बारे में तो इन्होंने बता पाया, लेकिन जब रदरफोर्ड आए, ठीक, जब रदरफोर्ड ने जब ये परिकल्पना की इसमें अपने प्रकीर्णन विधि में, तो यहाँ पर ये रदरफोर्ड की मॉडल को संतुष्ट नहीं कर पाए। यही इनकी बहुत बड़ी विफलता थी। यही क्या था, इनकी बहुत बड़ी विफलता थी, जो मतलब जो प्रमाण अपने दिए वो संतोषजनक नहीं दिए। मतलब इन्होंने क्या किया, परमाणुओं का स्थिरता, परमाणुओं की स्थिरता जो थी वो सही ढंग से नहीं बताई थी, जो इनके सीमाओं के अंदर भी आ सकता है। तो इनकी विफलता लिखिएगा। अब देखिए इनकी विफलता क्या थी। यह मॉडल परमाणु की समग्र तटस्थता को समझाने में सक्षम था। मतलब परमाणु मॉडल को सारी चीजें समझाने में एकदम सक्षम था, लेकिन जब 1911 में रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रकीर्णन की परिणामों को संतोषजनक नहीं था। मतलब जब रदरफोर्ड ने अपना प्रकीर्णन प्रयोग किया, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आया वो थॉमसन मॉडल ने क्या किया, उसको बता नहीं पाया था। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया कि इलेक्ट्रॉन अच्छा चक्कर लगा रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं, ठीक, तो क्या वो सभी कक्षाओं में उनकी एनर्जी कुछ होगी। मान लीजिए वो ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, ठीक, घूम रहे हैं, तो क्या एक समय के बाद इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने नहीं बताया था। और यही बात इसमें बोला जा रहा है कि जब रदरफोर्ड ने 1911 में अपना प्रकीर्णन विधि दिया था, तो इनकी मॉडल संतोषजनक नहीं थी। इनसे पूछा गया जो चीजें वो उसको बता नहीं पाए थे। तो कुछ इनकी सीमाएं, इनकी सीमाएं क्या थी, इनकी सीमाएं ये है कि परमाणु क्या है कि स्थिरता, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया कि परमाणुओं की स्थिरता क्या होती है। परमाणुओं की स्थिरता का मतलब विफल हो गए। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो धनात्मक कण है और ऋणात्मक कण है, इनमें परमाणुओं में अंतर कैसे बांधे, इनमें अंतर कैसे बांधे, ये सारी चीजें इन्होंने नहीं बताया। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि परमाणु में नाभिक है कि नहीं। इन्होंने कहा कि नाभिक अनुपस्थित है, ठीक। अल्फा कण के प्रकीर्णन व्याख्या नहीं की थी। मतलब यहाँ पे रदरफोर्ड ने जो अपना क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई थी, मतलब अल्फा प्रकीर्णन विधि, इसको क्या किए थे, नहीं बता पाए थे, उसकी पूरी व्याख्या नहीं की थी। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है कि थॉमसन मॉडल क्या था। थॉमसन मॉडल को ही हम लोग क्या कह रहे थे, क्रिसमस पुडिंग कहा जा रहा था। मान लो कि तुम एक परमाणु को ले लो, और वो परमाणु क्या है, धनात्मक गोला है, एक गोला है, और उसमें किनारे किनारे कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हुए हैं, धसे हुए, और इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, धसे हुए, और एक अंतराल पे, मतलब कहीं पे भी है, ठीक। फिर वो दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। यही था क्या, थॉमसन का मॉडल, ठीक। इसके बाद इनकी सीमाएं क्या थी वो मैंने बोल दिया है, तुम उसको चाहो तो लिख सकना, या तो फिर सीमाएं खुद से लिखने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।